अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूं लाला मोर्तज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन आज मैं आपके सामने जो एक मुद्दा लेके हाज़िर हुआ हूं, एक काश्तकार होने के नाते, एक सहाफ़ी होने के नाते नहीं, एक काश्तकार होने के नाते आपके सामने मैं आज जो अपना मुद्दा है वो आपके सामने रखूँगा। मैंने तो जब से होश संभाली है पाकिस्तान में यही है कि जब गंदम की पैदावार लेने का वक़्त आता है, तब कोई भी हुकूमत हो, कोई भी इंतज़ामिया हो, तब ये नहीं सोचते कि काश्तकार को क्या सहूलियात देनी है जिससे गंदम की पैदावार में इजाफ़ा हो जाए और हमें दूसरे ममालिक से गंदम ख़रीदनी ना पड़े। कीमती ज़र मुबादला जो है, क्योंकि आपको पता है हम पूरा साल डॉलरों में ही तरसते रहते हैं, डॉलरों का ही रोना रोते रहते हैं, इतने डॉलर कम हो गया, फिर IMF के पास, फिर वर्ल्ड बैंक के पास, यानी कि हम सऊदीया के पास, चाइना के पास, हम डॉलरों की भीख ही मांगते रहते हैं पूरा साल। चलो कुछ डॉलर तो बचा लेना, हम गंदम जो है हमें दूसरे ममालिक से ना ख़रीदनी पड़े, लेकिन ज़रख़ेज़ ज़मीन होने के बावजूद भी हमें गंदम जो है वो ख़रीदनी पड़ती है दूसरे ममालिक से। उसकी वजह नहीं बल्कि वजूहात हैं। चंद मैं आपके सामने रख देता हूँ जिसको दूर करके एक अच्छी फसल ली जा सकती है, यानी कि पाकिस्तान जो है वो गंदम में खुद कफ़ील हो सकता है। पहली बात तो ये है कि काश्तकार जो है उसको ज़ेरे अता भी रखा जाता है, यानी कि उसको कोई हकूक़ ही नहीं दिए जाते। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो कमाऊ पुत है ना, वो काश्तकार है, जो दिन रात गर्मी सर्दी में मेहनत करके गंदम, चावल, गन्ना, जिससे ये बड़े बड़े जो हमारे हैं, जो इनकी शुगर मिलें चलती हैं, हुक्मरान भी हैं अब तो, जितने हुक्मरान हैं वो सबसे पहले काम यही करते हैं कि शुगर मिलें लगा लो, मर्ज़ी का रेट रखो। ये आज मेरा मौजू नहीं है, मेरा मौजू है गंदम का। इस पे भी मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और भी बना के आपको बताऊँगा। गंदम में अब हमें क्राइसिस आ रहा है काश्तकार को। यकीन करें कि जब से इमरान खान की हुकूमत गई है ना, ये को मैं बिल्कुल लगी लिपटी बात नहीं कर रहा, काश्तकार रो रहे हैं। PDM की हुकूमत जो ही आई, जो हमारे अखराजात हैं, बिजली, डीज़ल, खाद, स्प्रे यानी कि और पानी, ये हमारे मेन जो अखराजात हैं वो ये होते हैं। ये सारी चीज़ों के रेट डबल हो गए, डबल। इमरान खान की हुकूमत का अगर जायज़ा लें और आज की हुकूमत या PDM का जायज़ा लें तो ये सब डबल हो चुके हैं। यानी कि उस वक्त हमें डीज़ल मिलता था 150 रुपये में, बिजली मिलती थी 10-20 रुपये यूनिट ट्यूबवेल को, जिसमें भी बाद में रायत हो जाती थी, और जो खाद थी वो भी सस्ती थी, 6-7 हज़ार रुपये का DAP का गट्टा था, और जो यूरिया है वो 1800-1900 का था। अब यूरिया हमें मिल रही है 4200 की, DAP ब्लैक में मिल रही है, क्योंकि अब ज़रूरत है ना गंदम में डालनी है, तो ब्लैक, ये कोई पहली दफ़ा ब्लैक नहीं हुई, ये हर साल नवंबर दिसंबर में ब्लैक होती है जब गंदम में DAP की ज़रूरत होती है। कोई ऐसा आज तक हमें हुक्मरान नसीब नहीं हुआ जो इन ब्लैकियों को पकड़ ले और हमारी जान छुड़वा दे। हम आराम से पैसे लेके जाएं, गट्टे के ऊपर जो खाद का गट्टा है उसके ऊपर कीमत लिखी हो, हम पैसे दें और हम अपना खाद का गट्टू लेके घर आ जाएं। कोई इस तरह का आज तक 70 सालों में हुक्मरान हमें नसीब नहीं हुआ। उसमें फौजी भी आए हैं हुक्मरान, और ये जो दूसरे हैं मुंतखब वो भी आए हैं, लेकिन हमें नहीं कोई काश्तकारों को ये कोई हुक्मरान ऐसा नसीब हुआ। कोई कमिश्नर ऐसा हमें नसीब नहीं हुआ, कोई डिप्टी कमिश्नर हमें ऐसा नसीब नहीं हुआ इन 70-75 सालों में
कोई असिस्टेंट कमिश्नर इस तरह का हमें नसीब नहीं हुआ, कोई ये जो ज़राअत के अफसर होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर जो पूरी तहसील के मालक होते हैं, वो भी कोई आज तक ऐसा नसीब नहीं हुआ जो काश्तकारों को गवर्नमेंट रेट के ऊपर खाद लेके दे दे, और जो काश्तकारों की फसलें हैं वो गवर्नमेंट रेट पर आगे बेच दे। मैं अभी मिसाल देता हूं कि हम कपास के बारे में कितने जलील हुए हैं दूसरे मुल्कों से खरीद खरीद के। हमारी अपनी कपास ख़त्म कर दी इन शुगर मिल वालों ने, क्योंकि जहाँ पे कपास होती है वहाँ पे गन्ना काश्त नहीं होता। इन्होंने अपनी शुगर मिलें चलाने के लिए पहले कपास को ख़त्म किया। अब दोबारा कपास का रिवाइवल हुआ था इस साल, और गवर्नमेंट ने रेट रख दिया 8500 रुपये मन, 40 किलो, यानी कि 8500 रुपये की, इससे कम नहीं कोई खरीद सकता। अभी भी जाके देख लें 5000, 5500, 6000 में कपास जिम्मेदार से ली जा रही। जब उसको रेट ही नहीं देना, यानी कि गवर्नमेंट रेट से कम। दूसरी तरफ आ जाएं खाद के ऊपर, गवर्नमेंट रेट रखती है 3411 रुपये यूरिया का, वो भी बहुत ज्यादा रखा गवर्नमेंट ने, इनके मुताबिक रखा। जब खाद वालों को गैस फ्री दी जाती है, सब्सिडी वाली गैस दी जाती है, सबसे ज्यादा खाद बनाने में गैस इस्तेमाल होती है, इन कारखानों को गवर्नमेंट गैस फ्री दे रही है। हमारा पेट काट के, हमारे चूल्हे बंद करके, हमारी लोड शेडिंग करके गैस की सिर्फ दवाई की तरह हमें मिल रही है सुबह दोपहर शाम। इन कारखानों को जो खाद बनाते हैं उनको गैस दी जा रही है, फिर भी आगे से हमें खाद जो है वो जो 1800 यूरिया ग्रेड मुकर्रर था इमरान खान के दौर में, वो 3411 रुपये मुकर्रर किया, उस रेट के ऊपर भी नहीं मिल रही। 4200, 4300, यानी कि उस रेट से भी 1000 रुपया ज्यादा ब्लैक में, उसको कहते हैं ब्लैकिए। पहले ब्लैकिए कहते थे उनको जो ये नशावर चीज बेचते थे, अफीम, चरस, गांजा, इस तरह की चीजें। अब ब्लैकिए हैं खाद वाले, अब ब्लैकिए हैं चीनी जखीरा करने वाले। जखीरा अंदोजों के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने कानून पास किया, नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया, आज तक एक पर्चा भी नहीं कटा। ये जो जखीरा अंदोज हैं, ये जो ब्लैकिए हैं, ये कोई इतना कोई बड़ा काम तो नहीं है ना, इसके लिए कोई फोर्स तो नहीं ना लानी पड़ेगी, कोई टैंक तोपें तो नहीं ना लानी पड़ती। एसी डीसी जो है हमारे, एक दो जो बड़े बड़े ब्लैकिए हैं एजेंसियां, इनको सबको पता है, इनको नाम बताती हैं। हर साल जो खाद का ये रोला पड़ता है, गर्मियों में यूरिया का, सर्दियों में डीएपी का, हर साल, कोई साल ऐसा नहीं है जिसमें ये ब्लैकियों के खिलाफ रोला ना पड़ता हो। किसी दो चार को, हर शहर में दो चार को पकड़ के, वो जो पंजाब हुकूमत पीटीआई की ने नवा कानून पास किया उसके तहत इनके ऊपर मुकदमात बनाए, नाकाबिले जमानत जुर्म है, इनको जेलों में डालें। मैं समझता हूं कि एक साल में नहीं, एक माह में ये लानत खत्म हो जाएगी जखीरा अंदोजी वाली। लेकिन हल क्यों नहीं करते? पता इन सब को है, वजह उसकी ये है, हर बंदे का कोई ना कोई चाचा, मामा, रिश्तेदार, कजन इस मामले में इन्वॉल्व है। खाद की ब्लैक में, चीनी की ब्लैक में, इस जो असल महंगाई की वजह बनती है। अब मैं एज ए काश्तकार आपसे जो रोना रो रहा हूं, उसका मकसद है, मैं सुबह जाता हूं, मैं गांव में रहता हूं, मेरा लेना देना ही सारा काश्तकारों के साथ। आज सुबह मैं गया उधर मकई, उधर काश्तकार काफ़ी इकट्ठे हुए थे। आजकल मकई की जो आपको पता है कटाई हो रही है, सब रो रहे हैं बेचारे, कहते हैं डीएपी खाद ब्लैक में लेते हैं और ऊपर से सिफारिशें करानी पड़ती हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं, एक जरी मुल्क है, हम बड़े फख्र से कहते हैं हमारा जरी मुल्क है, और वाकई है, सरखेज ज़मीनें हैं इधर की। हम पूरी सारे हमारे कारखाने बंद कर देना, सिर्फ एक ज़राअत को हुकूमत सपोर्ट कर दे तो ये पूरा मुल्क के कर्जे उतार सकती है ज़राअत। गंदम की वजह क्या है बाहर से खरीदने की? जब काश्तकार बेचारे ने इस नवंबर दिसंबर में काश्त करनी है, डीएपी नहीं मिलनी। डीएपी गंदम के लिए बिल पहले ही ज़रूरी है, वो जब बीज डालना है
तभी ज़मीन के अंदर डालनी होती है। अगर वाफर मिले, सस्ती मिले, तो जो ज़िम्मेदार 1 बोरी डालता है वो 2 बोरी डाले, जिसकी और इसका रिजल्ट इतना है कि इसके बगैर गंदम की एवरेज ही नहीं आती। अगर 2 बोरी डीएपी 1 एकड़ में डाल दी जाए बिजाई के वक्त ही, तो जो गंदम 30 मन होती है वो 50 मन 1 एकड़ से निकल सकती है। लेकिन इधर 1 बोरी भी नहीं मिल रही, ब्लैक में मिल रही है। और जो हमारी यानी कि हमारा जो फसलें हैं जो गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया उस पर नहीं खरीद रहे, डबल नुकसान। जो खाद है जो गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया उससे ज्यादा में हमें भी नहीं मिल रही, ब्लैक में मिलती है। मकई का आप लगा लें, अभी हम मकई की कटाई कर रहे हैं, उसके बाद हमने गंदम लगानी है। मार्केट में रेट है 1800 रुपये मन समझते हैं, 40 kg। और उसका अकेले 1 एकड़ का बीज 20 से 25 हज़ार रुपये का आता है बीज। उसमें फिर डीएपी की 2 बोरियां 14 हज़ार की आप लगाएं, 28 हज़ार, 20 हज़ार का बीज कितना हो गया 48 हज़ार, 10 हज़ार की 1 बोरी पोटाश 58 हज़ार, यूरिया की 4 बोरी आप लगाएं, 4000 के हिसाब से लगा ले, वैसे 42-4300 रुपये में मिलती है। 16,000 वो, ये मैं अभी आपको मजदूरी पानी 1 एकड़ में 2-3 घंटे आराम से लग जाता है। ट्यूबवेल का पानी 1000 रुपये में 1 घंटा है, बिजली इतनी महंगी कर दी है। और मकई के ऊपर लाख से ऊपर 1 एकड़ का खर्चा हो जाता है अगर जमीन अपनी हो। अगर जमीन ठेके पे ली है यानी कि किराए पे ली है तो 1 एकड़ का किराया है 1,50,000 रुपए से 2,50,000 रुपए तक। वो एक फसल पे तकसीम करें तो वो 80-90 हज़ार वो आ जाता है। आप खुद अंदाजा लगाएं काश्तकार किस हाल में है। इसीलिए तो बैंकों के ये मकरूज है हर वक्त। और बैंकों से जो काश्तकारों ने कर्जा लिया है, तौबा तौबा तौबा, उसका सूद इतना बढ़ा दिया है इस हुकूमत ने, आप अदा ही नहीं कर सकते। 3.5 लाख कर्जा लिया है हबीब बैंक से, मैं आपको बता देता हूं, हबीब बैंक से 3.5 लाख, और 6 माह का उसका जो सूद है वो 47,000 रुपए है। 6 माह का, अगले 6 माह का फिर अगर रेट ना बढ़ा, हुकूमत ने ना बढ़ाया, तो फिर 47,000, वरना वो 57,000 भी हो सकता है। यानी कि 3.5 लाख के ऊपर 1 लाख रुपया हर साल सूद ले रहे हैं बैंक, वो भी जरी लोन के ऊपर। ये मैं आपको फिर बता दूं, जबकि टीवी पे बैठ के हमें बताते हैं जी बिला सूद कर्जे जिम्मेदारों को दे रहे हैं। किसी एक बेचारे को भी मिला है तो हमें बता दें, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, तो मैं वो साफी हूं जो लाहौर, कराची, मुल्तान रहता हूं। मैं इधर गांव का रहने वाला हूं खुद। अभी भी मैं, ये आप मेरे हाथ देख लें, इनके ऊपर छाले पड़े, अभी भी मैं सुबह भी अपनी जमीनों पे काम करके आया हूं। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं जो इस वक्त काश्तकार का हाल है। काश्तकार ने भैंसें रखी हुई हैं, डेयरी फार्म बनाए हुए हैं, उनका ये हाल है कि जो पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है, दो बड़ी कंपनी है, नेस्ले और एंग्रो, उन दोनों ने दूध की खरीदारी बंद कर रखी है। कहते हैं जी हमने तो खुश्क दूध बाहर से इंपोर्ट कर लिया है साल के लिए, अब साल आपसे दूध नहीं खरीदेंगे। किसने उनको खुश्क दूध इंपोर्ट करने की इजाजत दी? अपने मुल्क का दूध होने के बावजूद किसने दिहाड़ियां लगाई उसमें से? नॉन कस्टम और कस्टम के बगैर। ये मेरी उनसे नेस्ले वाले एक से भाई से बात हुई है, उसने मुझे बताया। मैंने कहा ये डेयरी फार्म बेचारों वाले क्यों मर रहे हैं, वो क्यों रो रहे हैं? आप तो कहते थे, हुकूमत कहती है डेयरी फार्म बढ़ाएं जी, हम आपकी मदद करेंगे, ये मदद कर रहे हैं। असल वजह अब इसकी क्या है ये मैं आपको बता दूं। इसकी जो असल वजह है वो ये है कि पाकिस्तान में पिछले कोई 1 साल से पंजाब में तो मुंतखब हुकूमत ही नहीं है, सिलेक्टेड हुकूमत है। आपको पता है सिलेक्टेड हुकूमत जो होती है वो उसके फैसले फिर ऐसे ही होते हैं। इसीलिए आइन में रखा है कि इस
पाकिस्तान को वो चलाएंगे जिनको अवाम मुंतखब करेगी। जब अवाम मुंतखब करेगी वो इस मुल्क को चला सकते हैं। अभी आप मुझे बताएं, खैबर पख्तूनख्वा को पिछले 1 साल से कौन चला रहा है? गैर मुंतखब सिलेक्टेड वजीर आला। पंजाब जो पाकिस्तान की आधी आबादी से ज़्यादा है, जिसकी ज़राअत देखें आप, जिसमें 70% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, कौन चला रहा है? वजीर आला, वो क्या नाम है, मोहसिन नकवी। वो कौन है? सिलेक्टेड, अवाम का मुंतखब नहीं है। हमारे वजीर आज़म जो बैठे हुए हैं, जो 90 दिन के लिए आए थे, ये 90 दिन की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये पता नहीं किसने आइन में ये ठोक दिया हमें कि निगरान हुकूमतें, किसी मुल्क में निगरान हुकूमतें नहीं है। और यार निगरान हुकूमतें ना, जो मुंतखब पहले वजीर आज़म बैठा उसके अंडर इंतखाबात करा दो, वो मुंतखब तो होगा ना, वो आइन के मुताबिक वो रूह तो वो पूरी तो करेगा ना कि मुंतखब हुकूमत मुल्क चला सकता है, मुंतखब हुक्मरान। वो आप क्यों नहीं करते? चलो वो क्या कहते हैं, अपना मारेगा तो कुछ छांव में तो डालेगा ना। अगर मुंतखब हुआ, अगर वो कोई गलत फैसले करेगा भी, तो उसको पता है मैंने 5 साल बाद या 2 साल बाद मैंने इलेक्शन में जाना है, मैंने अवाम के पास जाना है। इनको तो कुछ लेना देना ही नहीं है अवाम के साथ। ये जो अभी पाकिस्तान में हुक्मरान बैठे हुए हैं, इनका मुझे बताएं कि अवाम के साथ लेना देना है? जब ये वजीर मोहसिन नकवी वजीर आला बना है, इसको अवाम पहले जानती थी? ये जो काकड़ साहब है, इनको कुछ जानता था? कोई नहीं। किस हल्के से ये कभी इलेक्शन लड़े हैं? कोई मुझे बताएं। ये काउंसलर भी मुंतखब नहीं हुए और इनके सपुर्द ये पूरा पाकिस्तान कर रखा है। ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? ये काश्तकार क्यों रो रहे हैं, क्यों जलील हो रहे हैं, क्यों उनके ट्रांसफार्मर उतारे जा रहे हैं, क्यों उनके बिजली के कनेक्शन मुनकता किए जा रहे हैं, ट्यूबवेल बंद किए जा रहे हैं? ये बता देना, या तो ये बता दे कि हमने मनसूबाबंदी के तहत ज़राअत को तबाह करना है, बस। हम तो किसी दूसरे मुल्क में जा भी नहीं सकते, हम अपनी जमीनें उठा के कहां पे जाएं? काश्तकार तो बेचारा जा ही नहीं सकता। बाकी तो है, चलो वो कोई अपना सामान समून लपेटते हैं तो वो तो गए हैं, बहुत सारे निकल गए हैं, बाकी निकल जाएंगे दूसरे मुल्कों में। लेकिन ये बेचारे हम काश्तकार किधर जमीनें उठा के जाएं? हमें भी कोई इलाज बता दें हजूर। आप जो यूनिवर्सिटियों में जाके उनको उनसे इज्जत अफजाई करवा रहे हैं, वो जो लम्ज में गए थे, किसी दिन हमारे पास भी आ जाएं, काश्तकारों के पास भी। हमें भी अपनी इज्जत का करने का कोई मौका दें सरकार, क्योंकि काश्तकारों की तो आबादी ज्यादा है इस मुल्क में। काश्तकार पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है ज़राअत। उनका कोई हमें टाइम दे किसी दिन, काकड़ साहब और मोहसिन नकवी साहब को भी साथ लाएं। इधर हम जमीनों के अंदर अपनी में आपको बैठा के तो आपको देंगे, ब्रीफिंग भी देंगे और आपसे पूछेंगे भी कि ये हमारा कसूर क्या है। क्या हमारा कसूर ये है कि हम एक जरी मुल्क में रहते हैं, इसलिए हमें खाद ब्लैक में मिलती है? और यार ये कोई इतना बड़ा तो काम नहीं है। हम लेज लेते हैं, सलांटी लेते हैं, टॉफी लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं, 10 रुपए की भी चीज लेते हैं, ऊपर कीमत लिखी होती है, हम जाते हैं, कीमत देते हैं और अपनी वो चीज शापर में डाल के ले आते हैं। ये आपकी पहुंच से इतने ही दूर है। कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जो इनको खाद की बोरी के ऊपर, चीनी की बोरी के ऊपर कीमत ही प्रिंट करवा दे, ताकि हमें जब खरीद के लाते हैं पता तो लगे ना, यार ये 2000 रुपए में जब बनी थी, प्रिंट हुआ था, अब हमें ये 6000 में ठोक रहे हैं। हमें पता तो चले ना कि एक बोरी के ऊपर 4000 में हमें ठोका गया है। ये तो हमें पता ही नहीं लगने देते। ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट तक नहीं लिखी होती, यानी कि ये काश्तकारों को तो वैसे डंगर समझते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट कितनी अहमियत की अमल है कि ये बोरी, ये खाद कब बनी है, क्योंकि साल 2 साल के बाद उसकी इफादियत ही नहीं रहती। इन्होंने स्टोर करनी होती है, जखीरा दोजों ने 10-10 साल स्टोरों में, हमें पता ही नहीं चलता, उसकी इफादियत ही खत्म हो जाती है। जहां पे एक बोरी ने काम करना होता है वहां पे 2 भी डाले तो वो असर नहीं देती। ये ज़राअत को तबाह कर रहे हैं आप लोग, चाहे जितने भी, चलो आपके रिश्तेदार हैं, आपके कुछ भी हैं, ये जो खाद बनाने वाली फैक्ट्री कारखाने लगाए हुए हैं, इनको हम गैस भी मुफ्त दे रहे हैं, सब सब्सिडियां भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं। और कम अज कम इनको यह कह दें कि ऊपर इमरान खान के दौर में बड़ी सख्ती की उसने,
इतना सा बारीक सा ना बैक साइड के ऊपर कीमत लिखती हुई आ गई, पिछली साइड के ऊपर बारीक सी। चलो लिखी तो होती थी ना, अब वो भी खत्म कर दी उन्होंने, वो मिटा दी। अब प्लेन, कोई पता नहीं ये कब बनी है, कब फैक्ट्री से निकल के आई है, कितने की बनी है, क्या है क्या नहीं है, हमें तो मिलती ही नहीं है ना। ब्लैक में होती है, हम तो कहते हैं शुक्र करें ये मिल गई, जल्दी जल्दी उठा के तो भाग आते हैं, हम तो डाल देते हैं। फिर ज़रात यही होगी, गंदम फिर यही होगी, फिर कपास यही होगी, फिर गन्ना यही होगा ना। फिर आप चीनी भी बाहर से लाएंगे, गंदम भी बाहर से ले आओ। ये जो डेयरी फार्म में इस्तेमाल होती है, सॉरी ये पोल्ट्री फार्म में मकई का जो फीड बनती है, मकई के साथ फिर आपको मकई भी बाहर से लानी पड़ेगी। और अल्लाह के बंदो, बाकी सारे महकमे तो आपने चलो जो भी हालत कर दी है, ये ज़रात को तो बख्श दें, हमारे बच्चों ने रोटी खानी होती है। ये ज़रात वाले हैं जिन्होंने गंदम पैदा करनी है और आपके बच्चों ने खानी है। आपके बच्चे तो सॉरी वो तो इम्पोर्टेड चीज़ें खाते हैं, हमारे बच्चों ने खानी होती है। ये ज़रात वाले ही हैं जो दूध पैदा करते हैं और हमारे बच्चे वो पीते हैं, आपके तो इम्पोर्टेड दूध पीते हैं। इम्पोर्टेड चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। 95% आबादी इम्पोर्टेड चीज़ें नहीं इस्तेमाल अफोर्ड कर सकती। एक ये तेल पेट्रोल ही जो हम इम्पोर्टेड लेके आ रहे हैं और उससे बिजली बना रहे हैं, और वो इम्पोर्टेड बिजली नहीं, हम तो बर्दाश्त हमारी उसने चीखें निकाल दी हैं। 50-50 रुपए का यूनिट यार। हमें पता है, हम काश्तकारों ने अपने भैंसें, अपने डंगर, अपने जेवरात, माल मवेशी बेच के, हत्ता के जो जमीनों के अंदर दरख्त लगे हुए थे वो बेच बेच के हमने बिल अदा किए हैं। को खुदा का खौफ करें, इलेक्शन ही करवा दें, कोई मुंतखे भी आ जाए वजीर आजम, उनको हम कुछ कहने जोगे तो हों। आपको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि आपको कौन सा हम लेके आए हैं? ना आप मुंतखब हैं, ना आप कोई भी नहीं है, आप तो सिलेक्टेड हैं। वो भी आपको सिलेक्ट किसने किया है जी? ये भी एक बड़ी स्टोरी है, सुन ही लें। चलो आज वीडियो तो लंबी हो गई है, सुन ले। वजीर आजम साहब को सिलेक्ट किया है जी इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमिश्नर ने कैसे इन्होंने कानून और आइन पास किए हुए हैं यार। यानी कि पूरे मुल्क को चलाने के लिए ऐसा कानून है कि अगर वजीर आजम और हिज़्ब इख्तलाफ का आपस में ना किसी के ऊपर इत्तेहाद हो कि इसको बनाना है, तो फिर वो समरी चली जाती है जी इलेक्शन कमिश्नर उसको सिलेक्ट करेगा। ये मोहसिन नकवी साहब जो बैठे हुए हैं, इसको भी इलेक्शन कमिश्नर ने सिलेक्ट किया है। और इलेक्शन कमिश्नर को किसने सिलेक्ट किया है वो पता है आपको? वो इमरान खान ने टीवी पे बैठ के बताया था कि बाजवा साहब ने सिलेक्ट किया है। जनरल बाजवा जो हमारे आर्मी चीफ होते थे, अब तो वो पाकिस्तान में नहीं है, कभी इधर देखे नहीं, उन्होंने सिलेक्ट किया था इलेक्शन कमिश्नर को। इलेक्शन कमिश्नर आगे वजीर आजम सिलेक्ट किया है, इलेक्शन कमिश्नर ने वजीर आला सिलेक्ट किए हैं, और वो बैठे हुए हैं। आइन कहता है कि पाकिस्तान का निजाम मुंतखब नुमाइंदों के अलावा कुछ चला ही नहीं सकता। धड़ल्ले से चला रहे हैं, कई माह से चला रहे हैं, कोई भी ना कोई अदालत एक्शन ले रही है, ना कोई रिपोर्टर इसके ऊपर बात कर रहा है, ना कोई कालम नगार इसके ऊपर लिख रहा है। अगर लिखते हैं तो छापते नहीं है। अल्लाह के बंदो, मेरी तो आपसे ये गुजारिश है कि ये कम से कम ज़रात के ऊपर तो माफी दे दें हमें। इसका हल ये है कि इलेक्शन करवाएं, कोई मुंतखब नुमाइंदे लेके आए जिसको पीछे अवाम का वोट हो, ये सिलेक्टेड ना हो। सिलेक्टेड बंदे को तो इखलाकी तौर पे होना ही नहीं चाहिए था इधर। जब उसके 90 दिन पूरे हुए थे, तो अगर कोई बंदा होता जिसको बंदा कहते हैं, तो वो 90 दिन के बाद रिजाइन करके चला जाता। मैं जी 90 दिन के लिए आया था, इलेक्शन नहीं इलेक्शन कमीशन ने कराए तो ना कराए, मैं तो जा रहा हूं। मैंने तो आप जाके तो लोगों को मुंह बाद में क्या दिखाऊंगा। ये बैठे हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं कि और लंबी हो जाए निगरान हुकूमतें। नाम क्या है? बाबा कैद आजम हमारा रख के गया था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये है जमहूरियत।